आज के हमारे इस वीडियो में हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के बारे में पढ़ेंगे। आईसीटी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सूचना और संप्रेषण तकनीकी में तीन शब्द प्रमुख हैं। पहला है सूचना, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, दूसरा है संप्रेषण और तीसरा है तकनीक। तो सूचना को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि हम प्रतिदिन कुछ न कुछ सोचते हैं, नए विचार हमारे दिमाग में आते हैं और इन विचार के माध्यम से ही नया ज्ञान हमारे पास उत्पन्न होता है। हम अपने भावों को व्यक्त कर पाते हैं और हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, जिसके माध्यम से इस ज्ञान का संचार दूसरे तक हो पाता है। मानव विकास की अवधारणा भी इसी ज्ञान पर आधारित है। तो जो इंफॉर्मेशन या सूचना है वह आंकड़ों का एक स्वरूप है। इसमें जो सूचना की प्रक्रिया है उसमें कुछ फैक्ट, थॉट्स और आइडिया ये मिलकर एक डेटा का निर्माण करते हैं। इसमें पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव भी शामिल होते हैं जो कि प्रक्रियाबद्ध होते हैं और इसके बाद यह इंफॉर्मेशन का या सूचना का निर्माण करते हैं। सूचना यदि आपके पास है पर यदि उसको किसी दूसरे तक ना पहुंचाया जाए तो उसका विकास संभव नहीं है। तो सूचना को दूसरे स्थान तक पहुंचाना की प्रक्रिया ही हमारी संप्रेषण कहलाती है, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, यह शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिके से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करना या भेजना। संप्रेषण में दो शब्द हैं जिनमें आप देख सकते हैं। पहला शब्द है सम और दूसरा है प्रेषण। प्रेषण का मतलब भेजना और सम मतलब जैसा प्राप्त हुआ समान उसी के समान हमको भेजना है। तो संप्रेषण करने के लिए एक रूपता होना आवश्यक है, समानता होना आवश्यक है, उसमें गति होना चाहिए, तभी संप्रेषण प्रभावी माना जाएगा। क्लैरिटी होना चाहिए। तो जैसे हम वार्तालाप कर रहे हैं उसमें नॉइस नहीं आना चाहिए। तो संप्रेषण में भी कुछ बाधाएं होती हैं और उसका एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया या चरण। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में उसके उत्पन्नक से लेके जिस जगह से सूचना का जन्म हुआ है वहां से लेके जिसको सूचना की आवश्यकता है वहां तक यदि वह उसी रूप में पहुंच जाती है तो यह प्रक्रिया हमारी संप्रेषण की संपन्न हो जाती है। तो हम देखते हैं, हम जो संप्रेषण करते हैं आज के डेट में डे टू डेली रूटीन में, तो उसमें से हम दो तरीके के कम्युनिकेशन करते हैं। या तो वह होता है वर्बल कम्युनिकेशन और या दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें से आप बहुत सी चीजें संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर पाते हैं। तो यह कम्युनिकेशन एक है। दूसरा होता है हमारा, हम बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन और एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल का मतलब होता है बोले जाने वाला, बोलकर हम कम्युनिकेशन अपने भावों को व्यक्त कर पाते हैं। दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन, हम लिखकर भी कर सकते हैं। और तीसरा होता है हम संकेतों के माध्यम से करते हैं। तो ये होता है नोटेशन के माध्यम से हम जब करते हैं तो ये कम्युनिकेशन हम करते हैं। तीन प्रकार से कम्युनिकेशन हमारे होते हैं। इसके बाद भी और भी तरीके हैं, जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। तो ये जो चैप्टर है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम अभी बात करते हैं कि जैसे संप्रेषण करना है तो संप्रेषण करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो संप्रेषण करने के लिए हमको आवश्यक है कुछ साधन की या उपकरण की। तो उसके लिए आज का युग सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है। अब इसमें शब्द आ गया हमारा तकनीक। तो ये तकनीक है, आज की तकनीक कौन सी है? सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर और इंटरनेट की तकनीक का उपयोग करते हैं। तो इनके माध्यम से हम किस प्रकार से प्रभावी संप्रेषण करें, ज्ञान का विकास करें और ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? कंप्यूटर में सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें तीन प्रमुख भाग हैं, इनपुट, प्रोसेस और
आउटपुट। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से निर्माण की जा सकती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें तीन प्रमुख भाग इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होते हैं। उपयोगकर्ता इनपुट के माध्यम से कोई निर्देश कंप्यूटर के अंदर प्रदान करता है जिसे प्रक्रिया करने के बाद कंप्यूटर आउटपुट में देता है। यह कंप्यूटर जो इस प्रकार का उपकरण है वह कंप्यूटर कहलाता है। वैसे सभी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कि गणना करती हैं या विशिष्ट कार्य कर रही हैं, जैसे हमारा स्मार्टफोन है उसमें भी तीन प्रमुख भाग है, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है। तो इस प्रकार कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगभग परिभाषा में समानता आ जाती है। अब दूसरा जो है हमारा वो है ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या कहता है। तो ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है इनपुट, दूसरा है सीपीयू जो प्रोसेसिंग डिवाइस है और तीसरा है आउटपुट। तो इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर निर्देश को दिया जाता है, जैसे कि कीबोर्ड और माउस, जॉयस्टिक, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सभी जो है हमारे क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से निर्देश जो है वो कहाँ पर जाते हैं, वह कंप्यूटर के अंदर जाते हैं। अब इसको प्रक्रिया करने के लिए कंप्यूटर कुछ प्रक्रिया करने के लिए सीपीयू का प्रयोग करता है जो उसका ब्रेन होता है। उसके तीन प्रमुख भाग होते हैं जिनमें से पहला है एएलयू जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यह समस्त गणितीय क्रिया जो है वह संभावित करता है। समस्त गणितीय क्रिया करने का काम करता है कौन, एएलयू। इसका नाम ही अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट। दूसरा है कंप्यूटर का समस्त कंट्रोल करने का काम जो यूनिट करती है वह हमारी कहलाती है कंट्रोल यूनिट। यह पूरा कंट्रोल करने का काम करती है। इसके बाद है तीसरा, कंप्यूटर इस कार्य को करने के लिए, स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए जो भी मेमोरी का इस्तेमाल करता है वह मेमोरी है ये हमारी सीपीयू की मेमोरी। इसको कैश मेमोरी भी कहते हैं। यह सीपीयू जो बॉक्स हमें कंप्यूटर के साथ में लगा हुआ दिखता है उससे कुछ ये अलग होता है। ये उस बॉक्स के अंदर मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है जिसको हम सीपीयू यहाँ पर कह रहे हैं। ये आगे हम आपको स्लाइड में बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस होती है जब प्रक्रिया कर लेता है कंप्यूटर तो वह आउटपुट जो है वह कहाँ पर देता है, वह मॉनिटर पर दे देता है। यह एक आउटपुट डिवाइस कहलाती है। या फिर प्रिंटर के माध्यम से भी हमको प्रिंटर पर यह निर्देश प्राप्त हो जाते हैं। कंप्यूटर को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर भाग वह भाग होता है जिनको छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ऐसे समस्त भाग हमारे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर भाग को वे समस्त भाग आते हैं जिनको हम देख सकते हैं। यहाँ दिखाए गए चित्र में आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर डिवाइसेस इसमें लगी हुई हैं अटैच, यह सभी हमारे हार्डवेयर कहलाती हैं। इनको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। इनको टच किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। ये कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं। तो हार्डवेयर के लिए बेसिकली क्या है, ये कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं। कुछ वजन हो सकता है इनका, इनको परिवर्तित किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ये सभी हमारे इनका स्थान परिवर्तित किया जा सकता है। इनको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ये सभी जो है ये हमारा हार्डवेयर भाग कहलाता है। जैसा कि हम परिभाषा देखते हैं, एक ठोस की परिभाषा जो हम जानते हैं वही हमारे हार्डवेयर पर लागू होती है। दूसरा प्रमुख भाग है जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को देखा नहीं जा सकता, केवल इसको महसूस किया जा सकता है।
जितना भी हार्डवेयर कंप्यूटर में लगा होता है उस पर कंट्रोल करने का काम या फिर उनको उपयोग करने का काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के खुद के उपयोग करने के लिए होते हैं। यह अपने खुद के उपयोग करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं या उसको चालू होने के लिए आवश्यक है या उसको कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो ये सभी सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसमें जो बेसिकली सॉफ्टवेयर आते हैं वो फर्मवेयर आते हैं। फर्मवेयर के बाद बायोस आता है और जो पेरिफेरल डिवाइसेस लगाई जाती हैं, अटैच की जाती हैं कंप्यूटर में, उनके ड्राइवर्स जो हैं प्रिंटर के, स्कैनर के, वो सारे हमारे आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। इसी का एक और भाग है जो एक मीडिएटर की तरह काम करता है दोनों के बीच में। ये कंप्यूटर के उपयोग करने के लिए भी होते हैं और साथ साथ उपयोगकर्ता जो यूजर कंप्यूटर का उपयोग करता है उनके उपयोग करने के लिए भी होते हैं। वो कहलाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में चलन में आते हैं वो है विंडोज, दूसरा है लाइनेक्स और तीसरा है यूनिक्स। इसके बाद जो मोबाइल में हम उपयोग करते हैं वो होता है सॉफ्टवेयर हमारा, वो होता है एंड्रॉयड, हम उपयोग में लाते हैं। तो इसमें जो विंडोज और एंड्रॉयड है वह हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एक ही यूजर एक बार में कंप्यूटर को उपयोग कर सकता है या मोबाइल को उपयोग कर सकता है, तो ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। जबकि ये दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स और लाइनेक्स, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जिनमें एक बार में कई यूजर्स इनको, मल्टीपल यूजर्स इनको उपयोग कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रमुख रूप से जो कार्य करता है वह हार्डवेयर पर कंट्रोल प्रोवाइड कराता है, जितने भी हार्डवेयर हैं उसको उपयोग करने के लिए। इसके बाद में कंट्रोल जो होता है वो प्रोवाइड करता है। तीसरा फाइल का मैनेजमेंट करता है, जितनी भी फाइल आप रखते हैं उनको मैनेज करता है। सिक्योरिटी मैनेज करता है, संग्रहण को मैनेज करता है, स्टोरेज मैनेजमेंट करता है। तो इस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन हार्डवेयर पे काम करने के लिए यूजर को मदद प्रोवाइड करता है। अब ये हुआ पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के उपयोग के लिए, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जबकि होते हैं यूजर के इस्तेमाल करने के लिए। जो भी व्यक्ति इसको इस्तेमाल करता है कंप्यूटर को, उसको अपने उपयोग करने के लिए। तो यूजर क्या उपयोग करता है? यूजर मीडिया प्लेयर उपयोग करता है, काय के लिए? गाने सुनने के लिए। गेम्स का उपयोग करता है एंटरटेनमेंट करने के लिए। एमएस ऑफिस का उपयोग करता है ऑफिस से संबंधित काम करने के लिए, जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। पीडीएफ रीडर का उपयोग करता है। इसके अलावा 3D एनिमेशन के सॉफ्टवेयर उपयोग करता है, स्टडी के सॉफ्टवेयर उपयोग करता है। ऐसे करके जो सॉफ्टवेयर उपयोग में लाए जाते हैं वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब ये बात इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है और वर्जन की रिक्वायरमेंट है वह हार्डवेयर पर डिपेंड करती है। हर हार्डवेयर हर सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता है। किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमको किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के जो प्रकार हैं उनको हम बेसिकली दो भागों में बांटते हैं। पहला कंप्यूटर के आकार के अनुसार और दूसरा उनके क्रिया सिद्धांतों के अनुसार। तो आकार के अनुसार जो कंप्यूटर होते हैं उनमें चार प्रमुख भाग बनाए गए हैं। पहला है सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर काफी बड़े आकार के होते हैं और इनकी संग्रहण क्षमता भी काफी अधिक होती है। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। बहुत बड़े सेंटर जो होते हैं वह इसका प्रयोग करते हैं। जैसे रॉकेट लॉन्च करना है उनको सुपर कंप्यूटर पर काम करते हैं। बहुत तेज गणना करता है, ये बहुत ही तेज गणनाएं करता है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है और काफी महंगे, सबसे महंगे भी कंप्यूटर ये सुपर कंप्यूटर ही होते हैं। तो आकार के अनुसार सबसे बड़े कंप्यूटर हैं सुपर कंप्यूटर। फिर होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर।
तो साइंटिफिक गणना करने के लिए हम मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं, इसलिए ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें प्रयोग किया जाता है। इसमें एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं, जो स्पेस एजेंसीज हैं, नासा है, इसरो है, तो ये बड़े कंप्यूटर जो प्रयोग करते हैं वो मेन फ्रेम और इस प्रकार के कंप्यूटर वो उपयोग करते हैं। फिर तीसरे जो कंप्यूटर होते हैं वो मिनी कंप्यूटर होते हैं, जो मेन फ्रेम से के अनुसार छोटे होते हैं, पर फिर भी सर्वर जैसे उपयोग में लाए जाने के लिए काफ़ी हद तक काम में आते हैं, पर ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, इनको नॉर्मली कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता। चौथे टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ये हम अपने घर में, हाउस होल्ड में, बिजनेस पर्पस में हम स्मॉल स्केल पर उपयोग करते हैं। ये कंप्यूटर हमारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं, जो हमारे घर में हम उपयोग में लाते हैं। तो हमारा जो लैपटॉप है और डेस्कटॉप है, ये सभी हमारा माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। इनको जो हम पीसी प्रयोग करते हैं वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। इसके बाद हम वर्किंग प्रिंसिपल के अनुसार यदि हम कंप्यूटर को डिवाइड करते हैं तो उनकी क्रिया विधि के अनुसार कंप्यूटर को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एनालॉग है, मतलब ये एनालॉग सिग्नल पे काम करता है। एनालॉग का मतलब होता है दो राशियों के बीच में विभेदन करना। तो जब भी हमको भौतिक राशियों का मेजरमेंट करना होता है तो हम एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि तापमान इत्यादि मापना है तो यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये कंप्यूटर हमारे एनालॉग, वेदर रिपोर्ट बनाना है तो ये वाले जो काम है ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर इस पे काम करता है। दूसरा होता है डिजिटल, तो यह डिजिटल सिग्नल पर आधारित होता है, डिजिटल सिग्नल पर आधारित होता है। और जो हमारा कंप्यूटर 0101 वाला है ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली ये काम करता है। अब इसके बाद हमारा आता है तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल इन दोनों के गुण विद्यमान हो, दोनों का काम कर सकता है, तो ये कंप्यूटर हमारा हाइब्रिड कहलाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में ज़्यादातर साइंटिफिक क्रियाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, शोध में जिनमें हमें दोनों के गुणों की आवश्यकता होती है, ऐसे कंप्यूटर हम उपयोग में इसमें लाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो पीढ़ियां थी वह कौन कौन सी हैं। तो पहला जो है फर्स्ट जनरेशन, ये जनरेशन हमारी 1937 से स्टार्ट हुई थी 1956 तक। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपयोग की गई थी उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का कौन सा उपयोग किया गया था। इसको हम आप यहाँ देख सकते हैं, जो कंप्यूटर यहाँ पर पहले दिख रहा है इसमें हम वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ ये कंप्यूटर है। और ये यहाँ पर दूसरे चित्र में भी आप देख सकते हैं जिसमें वैक्यूम ट्यूब आसानी से देखी जा सकती है। ये हमारा वैक्यूम ट्यूब वाला कंप्यूटर काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं आप इसमें कंप्यूटर। ये इसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स लग रही है, हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा पड़ेगा, कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होगा, संग्रहण क्षमता भी बहुत कम है। तो आप समझ सकते हैं इसको देखकर कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स इसमें मिल रहे हैं। इसके बाद सेकेंड जो है ये हमारा ट्रांजिस्टर वाला कंप्यूटर है, जो ट्रांजिस्टर बेस्ड सेकेंड जनरेशन में उपयोग में लाया गया। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। इसके बाद यहाँ पर ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर यहाँ पर दिखाए गए। ये जो कंप्यूटर है जिसमें आईसी का प्रयोग किया गया, ये हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया। एक आईसी में कई हजारों ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता था, जिसके माध्यम से कंप्यूटर का आकार छोटा होने लगा और उसमें बिजली की आपूर्ति भी घट गई और हीट प्रोडक्शन भी कम हुआ, है ना। तो ये चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। सेकेंड जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको ट्रांजिस्टर है, सेकेंड जनरेशन यहाँ बताई गई 1956 से 1963 तक, और उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। अब तीसरी हमारी आई थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आईसी का आविष्कार हो गया था 1964 से 1971 में। इसमें कई सारे ट्रांजिस्टर्स
को मिलाकर एक सिंगल आईसी में रखा जा सकता था। मतलब एक आईसी कई हजारों ट्रांजिस्टर का काम कर सकती थी, जबकि कई हजारों वैक्यूम ट्यूब का काम एक ट्रांजिस्टर कर सकता था। इसलिए अंतर जो है जनरेशन में आता गया। अब इसमें इक्विपमेंट बदल गया। आईसी के बाद, थर्ड जनरेशन के बाद, यहाँ पर फोर्थ जनरेशन में कई सारे आईसी को मिलाकर एक स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन बनाने लगाया। ये दोनों ही हमारी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आएंगे। अब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हमारा ये स्केल चालू हो गया, जिसको हम बोलते हैं SSI, MSI, LSI, VLSI। इसके नाम है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें एक आईसी में एक स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में कई हजारों आईसीज जो हैं आ सकती हैं और उसका काम वो अकेले कर सकता है। 1971 से ये जनरेशन स्टार्ट हुई। तो कंप्यूटर का इसमें जब आपको लिखना पड़ते हैं पॉइंट्स, तो आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि आकार, तो कंप्यूटर का आकार कहाँ बड़ा होगा वो पॉइंट लिख सकते हैं। आकार के बाद आप लिख सकते हैं इसमें कितना हीट प्रोडक्शन हो रहा है, बिजली की आपूर्ति पर आप लिख सकते हैं। आप खर्च लिख सकते हैं कि इस कंप्यूटर को बनाने में जो खर्च आता है वो महंगा है या सस्ता है। चौथा, इनकी गति जो होगी घटते क्रम बढ़ते क्रम में होगी। सब वैक्यूम ट्यूब वाले स्लो काम करेंगे, इसके मुकाबले में ट्रांजिस्टर वाले तेज काम करेंगे, आईसी वाले और तेज काम करेंगे। तो कंप्यूटर की गति बढ़ती गई। इसमें मेंटेनेंस जो हुआ वो ज़्यादा बढ़ा। खर्च जो है मेंटेनेंस का खर्च क्या हुआ। इसके बाद इसमें हीट प्रोडक्शन आप लिख सकते हैं, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो इसमें हीट प्रोडक्शन होता है ज़्यादा पुरानी जनरेशन्स में। इसके बाद संग्रहण क्षमता है। तो संग्रहण क्षमता कंप्यूटर की फिर उपयोगिता है। तो जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगी और अब कंप्यूटर का उपयोग, अभी पोर्टेबिलिटी भी एक पॉइंट जोड़ सकते हैं। पोर्टेबिलिटी मतलब स्थानांतरण करने की क्षमता। तो पोर्टेबिलिटी हर कंप्यूटर में नहीं थी। पोर्टेबिलिटी जो स्टार्ट हुई वो हमारी फोर्थ जनरेशन में आ गई थी, क्योंकि कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो गया। अब हमारी आती है फिफ्थ जनरेशन। तो ये जनरेशन पे काम अभी चालू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग पे काम अभी चल रहा है। मशीन अपने मन से सीखे और अपने मन से कार्य करे, इस पर अब वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और इसी दिशा में कार्य अभी चालू। तो ये जनरेशन हमारी फिफ्थ जनरेशन अभी चालू। अब हमारा अगला टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर की मेमोरी को हम दो प्रमुख भागों में बांटते हैं, जिनमें से पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो कंप्यूटर सिस्टम अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोग करता है, वो मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। ये जो कंप्यूटर के लिए उपयोग करता है, जो यूजर है, वो जिनको उपयोग करता है वो हमारी कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी। तो कंप्यूटर के खुद के उपयोग करने के लिए जो मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हमने दो भागों में बांटा है, जिसमें से पहला है रैम और दूसरा है रोम। तो रैम और रोम है क्या? रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों के लिए ही प्राइमरी मेमोरी में ये मेमोरी जब तक इसमें डेटा रहता है, जब तक कि इसमें विद्युत आपूर्ति रहती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये एक प्रकार से वोलेटाइल मेमोरी है, जिसमें डेटा मिट जाता है, मिटने वाली मेमोरी है। जब तक विद्युत आपूर्ति रहती है तब तक तो इसमें ये मेमोरी जो है वोलेटाइल है। तो इसमें जो मेमोरी है वो मिटने वाली होती है, इसमें डेटा मिट जाता है। दूसरा, इसके दो प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला है स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। तो जो स्टैटिक मेमोरी होती है वह मेमोरी काफ़ी तेज होती है और
ये मेमोरी का प्रयोग CPU में भी होता है। जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है उसमें SRAM का प्रयोग होता है, जो कि एक तरीके से कैश मेमोरी का काम करता है। काफी तेज गति से काम करता है, पर इसमें डेटा कुछ भी स्टोर संग्रहण नहीं होता है। केवल तब तक डेटा रहता है जब तक कि लाइट या बिजली की आपूर्ति चालू रहती है। दूसरा जो टाइप है मेमोरी का, जिसको हम बोलते हैं DRAM, जिसको डायनेमिक रैम भी कहते हैं। डायनेमिक रैम जो कंप्यूटर में लगी होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो रैम है वो कंप्यूटर में अलग से लगाई जाती है, जिसको हम डायनेमिक रैम बोलते हैं, DDR रैम भी कहते हैं। DDR रैम में जब तक विद्युत आपूर्ति रहती है तब तक तो उसमें डेटा रहता है, और जैसे ही विद्युत आपूर्ति चली जाती है तो वो डेटा भी हमारा चला जाता है। जैसा आपने देखा होगा, MS वर्ड पे काम करते हैं, लाइट बंद हो जाती है तो डेटा हमारा चला जाता है, क्योंकि ये डेटा हमारा DDR रैम पर जाता है। जो आजकल उपयोग में लाई जाती है वो DDR रैम है, ये यही डायनेमिक रैम है। इसको रिफ्रेश करना जरूरी होता है। जब रिफ्रेश करते हैं उसमें कैपेसिटर में डेटा का स्टोरेज किया जाता है। CPU में उपयोग में लाई जाने वाली मेमोरी SRAM होती है, ठीक है। और CPU में SRAM के साथ साथ PROM भी उपयोग में लाई जाती है। दोनों का कॉम्बिनेशन प्रयोग में लाया जाता है। अब ये यहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग के लिए था। प्राइमरी मेमोरी में रीड ओनली मेमोरी का मतलब है कि इसको केवल पढ़ा जा सकता है, मतलब केवल रीड किया जा सकता है। जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी को रीड भी किया जा सकता है, साथ में इसमें कुछ भी लिखा भी जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है। इसमें भी जो मेमोरी है वो मेमोरी हमारी डेटा को रीड किया जा सकता है, पर उसको राइट इसमें नहीं किया जा सकता है। यह एक प्रकार से नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें डेटा मिटाया नहीं जा सकता, पर तब भी इसके 3 प्रमुख भाग बांटे गए हैं, जिनमें PROM है, दूसरा EPROM है और तीसरा EEPROM है। PROM का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। जब बनाई जाती हैं तब ये उस समय ब्लैंक होती हैं, पर उसके बाद इसमें प्रोग्रामिंग कर दी जाती है तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बनती है। यह मेमोरी CPU में प्रयोग की जाती है कि CPU किस प्रकार कार्य करेगा, उसके लिए उसमें PROM जो है वो लोड किया जाता है कि किस प्रकार से वह कार्य करेगा। उसके खुद के इंस्ट्रक्शन जो है वो PROM में लोड करके CPU तैयार किया जाता है। दूसरा है इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको इरेज किया जा सकता है और प्रोग्राम भी किया जा सकता है। ऐसी जो रोम है रीड ओनली मेमोरी वो हमारी क्या कहलाती है, EPROM कहलाती है। इसमें जो बायोस बनते हैं वो हमारे EPROM पर तैयार होते हैं। इसमें या तो इलेक्ट्रिकली इसको मिटाया जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकली मिटाया जा सकता है, या फिर UV रेस के माध्यम से, अल्ट्रावायलेट लाइट से हम मिटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो आता है हमारा वो है EEPROM। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको भी इलेक्ट्रिकली इरेज करके प्रोग्राम किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी उपयोगकर्ता के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मेमोरी है। इसमें डेटा अधिक समय तक रहता है, स्थिर रहता है। इसको रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। ये मेमोरी सस्ती होती है मुकाबले प्राइमरी मेमोरी के। इसके बाद इसमें जो प्रमुख प्रकार हैं, तो पहला है हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क जो होती है उसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे कि SATA है, PATA है,
और इसके अलावा इसकी कैपेसिटी भी होती है मेमोरी की, कितनी अधिक है या कितनी कम है, उसके हिसाब से हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर किया जाता है। जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज वगैरह सब कुछ हार्ड डिस्क में ही लोड होता है। इसके अलावा पोर्टेबल जो ड्राइव है वो पेन ड्राइव होती है, जिसको हम यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं, और इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। एसएसडी हार्ड डिस्क का ही एक रूप है, पर ये सॉलिड स्टेट ड्राइव कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीडी और डीवीडी। ये ऑप्टिकल सिस्टम पे डेटा को स्टोर करती हैं। तो सीडी में डेटा 600 MB आता है, जबकि डीवीडी में 4.5 GB से 8 GB तक का आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये एक हार्ड डिस्क है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1 TB या टेराबाइट है। ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है जो यूएसबी फॉर्म पर है, और ये मेमोरी कार्ड है, ये सभी, और ये यूएसबी है, ये सभी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत है। अब इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आईसी लगी हुई है ये हमारी प्रोग्रामेबल बायोस जो है वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहां आप देख सकते हैं एक सीपीयू बीच में रखा हुआ है। इस सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें रखी जाती हैं वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक्चुअली में ये नहीं है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के बारे में जो आप पढ़ते हैं एएलयू, सीयू और मेमोरी, ये हमारा ये सीपीयू है। इसके बाद ये हमारा मदरबोर्ड है, ये रैम, ये ऑप्टिकल ड्राइव जिसको सीडी या डीवीडी कहते हैं, ये हार्ड डिस्क, ये फैन जो कि सीपीयू के ऊपर लगाया जाता है, फ्लॉपी जो अब बंद हो चुकी है, ये हमारा एसएमपीएस हुआ। इससे हमारा ये सीपीयू तैयार हो जाता है। इसी का स्ट्रक्चर आप ये वाले फोटो पर भी देख सकते हैं। ये मदरबोर्ड में ये सीपीयू लगाने की जगह है, ये वाली जो रैम है वो यहाँ लगाई जा सकती है, और ये सीपीयू यहाँ लगाया जाता है। इस प्रकार ये पावर सप्लाई जब यहाँ स्लॉट पर लगा दी जाती है तो इसके बाद कंप्यूटर में डिस्प्ले आ जाता है, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बूटिंग प्रक्रिया। कंप्यूटर में जब सभी डिवाइसेस की IRQ मिल जाती हैं तो कंप्यूटर खुद को चालू कर देता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम बूटिंग प्रक्रिया। अब हम कंप्यूटर में लगने वाली विभिन्न इनपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइस होती हैं? तो वैसी समस्त डिवाइसेस जिनके माध्यम से यूजर जो है वो निर्देश कंप्यूटर को प्रदान करता है, निर्देश कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, वह सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इनमें पहले जो डिवाइस है वो होती है कीबोर्ड। कीबोर्ड के माध्यम से, बटन के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है। तो इसमें जो प्रमुख भाग होते हैं वो यहाँ पर नंबर्स की हैं। यहाँ इसके बाद में यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक की है जिसमें अप, डाउन, लेफ्ट और राइट कीज होती हैं। ये स्पेस बार है जो एक अक्षर देने के लिए काम आता है। एस्केप बटन है। इसके बाद यहाँ पर हमारी फंक्शन कीज हैं, ऊपर टॉप पर फंक्शन F1 से लेकर F12 तक की फंक्शन कीज हैं। ठीक है, यहाँ पर अल्फाबेटिक्स की होती है, स्पेशल कैरेक्टर, शिफ्ट आल्ट और कंट्रोल, ये कीज हमारे उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर पेज अप, पेज डाउन, स्क्रॉल बार, नम लॉक, ये सब कैप्स लॉक इत्यादि कीज हमको कई सारी कीज यहाँ पर मिलती है। तो कीबोर्ड में कीज के माध्यम से इनपुट कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है कि क्या वर्किंग उसको करना है। कई शॉर्टकट की कीबोर्ड के माध्यम से बनाई जाती है। दूसरा है इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कीपैड है, ये इसको हम कीपैड बोलते हैं, और इसमें से नंबर्स जो हैं वो एंटर किए जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा बटन माउस है। माउस में हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं राइट क्लिक है। तो इनका उपयोग
जो है वो क्या है, और इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल। तो लेफ्ट क्लिक का जो प्रयोग होता है वो प्रयोग में लाया जाता है किसी कार्य को ओके करने के लिए। तो ये ओके बटन है, या सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक से फिर वो ओपन हो जाता है। राइट क्लिक जो है, जो भी चीज सिलेक्ट की गई है माउस के द्वारा उससे संबंधित कौन कौन से ऑप्शन हमको प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटर, वो हमको राइट क्लिक से पता चल जाता है। स्क्रॉल करने का जो मकसद है वो हम डॉक्यूमेंट में, यदि बड़ा डॉक्यूमेंट है कोई, तो उसको ऊपर या नीचे ले जाने के लिए हम स्क्रॉल बटन को अप या डाउन प्रेस करते हैं, तो उससे जो विंडो है वो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल की जा सकती है। अब नेक्स्ट है हमारा रिमोट, ये कंट्रोल है। ये भी एक तरीके से इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है कि क्या वर्किंग करना है। तो कई मीडिया प्लेयर्स में या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में ऐसे रिमोट जो है वो प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, गेम खेलने के लिए हम एक और डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं जॉयस्टिक, और इसका प्रयोग गेम खेलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये टच स्क्रीन है, जैसा कि आपके मोबाइल पर एक इनपुट डिवाइस के रूप में टच स्क्रीन दी जाती है, टच के माध्यम से आप निर्देश कंप्यूटर को दे सकते हैं। तो ऐसे मॉनिटर्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं जिन पर निर्देश कंप्यूटर के अंदर दिए जा सकते हैं। स्कैनर, जब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई फोटो कंप्यूटर के अंदर किसी पर्टिकुलर सॉफ्ट कॉपी में भेजना होती है, तो ये डॉक्यूमेंट को जो आपके पास पेज होता है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी कहलाता है। और जब कंप्यूटर के अंदर उसको जाना होता है तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो जब भी हमको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है किसी डॉक्यूमेंट को, तो ये कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फोटो है, कोई निर्देश है, ठीक है, या कोई ऑर्डर है, तो इसको हमें सर्कुलर को भेजना है तो हम उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर भेज सकते हैं। इसके लिए हम स्कैनर का प्रयोग करते हैं। तो स्कैनर कई सारे होते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो वो फिंगरप्रिंट भी स्कैन कर लेता है। दूसरा रिकॉग्नाइजर की तरह भी काम करते हैं। तो स्कैनर और रिकॉग्नाइजर अलग है। जैसे बुक है, तो हम उसको, किसी भी पुस्तक को हम डिजिटलाइज करना है तो हम स्कैनर का प्रयोग करेंगे जो बुक स्कैन कर सके। अब नेक्स्ट है हमारा ग्राफिक टैबलेट। जो मैं लेखन कार्य यहाँ पर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, वह ग्राफिक टैबलेट के माध्यम से ही कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि माउस से अधिक बेहतर तरीके से मैं लिख पा रहा हूँ। तो इसको उपयोग करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो है मैं कंप्यूटर को लिखने का इसके माध्यम से, एक पेन के माध्यम से दे रहा हूँ, इस पेन से। ऐसा ये हमारा ग्राफिक टैबलेट कहलाता है। इसके बाद हमारा माइक आता है, जिससे कि वॉइस को हम कंप्यूटर के अंदर दे पाते हैं। माउस नहीं, माइक है ये। अब इसके बाद जिसके द्वारा हम निर्देश जो है बोलकर निर्देश कंप्यूटर के अंदर दे सकते हैं या रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरा, जिससे कि फोटो या वीडियो कंप्यूटर के अंदर जा सकता है, इसको हम वेबकैम बोलते हैं। यह भी एक कैमरा ही है। इंटरनेट में प्रयोग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद यह एक लाइट पेन है, यह भी निर्देश देने के लिए उपयोग में लाई जाती है। पहले की स्क्रीनों में लाइट पेन का प्रयोग करके निर्देश कंप्यूटर के अंदर दिए जाते थे। अब अगर हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करें, तो जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वे समस्त डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर से उपयोगकर्ता को किसी प्रकार का रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं, वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाती है। तो इसमें प्रमुख रूप से जो आउटपुट डिवाइस प्रयोग लाई जाती है वो प्रिंटर है और स्पीकर है। तो स्पीकर का प्रयोग सभी लोग जानते हैं, गाना सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, या किसी प्रकार का वॉइस से संबंधित काम कर रहे हैं तो उससे जो आवाज है वो सुनने के लिए हम स्पीकर का प्रयोग करते हैं। तो सीखने के लिए भी स्पीकर के माध्यम से ऑडियो वीडियो जो इनपुट होता है वो स्पीकर के माध्यम से हमारे पास ऑडियो जो है आउटपुट में प्रदर्शित होता है। अब प्रिंटर जो होता है वह हार्ड कॉपी जो है वो प्रोवाइड करता है। स्कैनर से हम सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के अंदर एंटर कराते हैं, जबकि
प्रिंटर जो होता है वो किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी कंप्यूटर से निकाल के बाहर देता है। तो प्रिंटर के तीन प्रमुख भाग जो टाइप है, वो पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है लेजर और तीसरा इंकजेट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में रिबन का प्रयोग किया जाता था, और जो रिबन है और इसके साथ में रिबन और कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, और ये भी एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में सबसे पहला जो प्रॉब्लम थी वो आवाज बहुत ज्यादा है इनकी, और गति बहुत कम होती है। प्रिंटिंग कॉस्ट इनकी बहुत सस्ते प्रिंट आउट होते हैं ये प्रिंटर के। बैंकों में इनका प्रयोग किया जाता है। रिबन जो है वो इसमें प्रयोग में लाई जाती है। बैंक में अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। पासबुक प्रिंट जो होती है वो हमारी पासबुक की प्रिंटिंग डॉट मैट्रिक्स से ही की जाती है। इसमें प्रिंटिंग की क्वालिटी जो है वह अच्छी नहीं होती है। इसमें डॉट डॉट्स आते हैं प्रिंटिंग में, उनके माध्यम से लेटर्स तैयार होते हैं ऐसे। तो पासबुक आप देखेंगे तो आपको इस प्रिंटर की क्वालिटी का अंदाजा लग जाएगा। दूसरा जो होता है वो हमारा है लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी जो होती है वो बेस्ट होती है। प्रिंटिंग क्वालिटी, इनकी गति जो है प्रिंटिंग की बहुत अधिक होती है, और जो कॉस्ट है वह अधिक होती है। तो ये प्रिंटर सस्ते नहीं है, प्रिंटिंग कॉस्ट हमको इसमें महंगी पड़ती है, और ये प्रिंटर जो है वो महंगे प्रिंटर्स हैं। इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है, और ड्रम के साथ में इसमें ड्रम का प्रयोग हम करते हैं लेजर प्रिंटर में। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ही आता है, कलर प्रिंट नहीं आता है। डॉट मैट्रिक्स में भी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आता है, और लेजर में भी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आता है। और तीसरे टाइप का जो प्रिंटर है जिसको हम बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर, तो इसमें क्या लगता है, इसमें लगती है इंक, और इंक के कारण जो इंक प्रयोग की जाती है उसमें 3 कलर या इसके अलावा भी 3 कलर, एक ब्लैक कलर, ऐसे RGB और रेड, ग्रीन और ब्लू और ब्लैक, ऐसे कलर्स का कॉम्बिनेशन जो है प्रयोग में लाया जाता है, जिसके माध्यम से प्रिंटिंग होती है। तो इसमें जो प्रिंट आउट निकलता है वह फोटो निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, या कलरफुल प्रिंट निकालना होता है तो हम इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक अन्य डिवाइस या आउटपुट डिवाइस नहीं है, एक अन्य डिवाइस के बारे में यहाँ लिखा गया है, इसको हम बोलते हैं स्विच। ये इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, और इसको हम बोलते हैं मॉडेम। इंटरनेट से जब भी हमको कनेक्ट करना होता है इंटरनेट से, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। कंप्यूटर के गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर के अंदर गति होती है। कंप्यूटर कोई भी कार्य अधिक तेज गति से कर सकता है बजाय कि मैनुअल किया जाए। मैनुअल करने में अधिक समय लगेगा जबकि इसकी गति अधिक रहेगी। इसी प्रकार मैनुअल के मुकाबले में यदि मानव करता है उसके मुकाबले में कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्यों में शुद्धता अधिक होती है। फिर नेक्स्ट है संग्रहणशीलता। इसमें कोई भी डेटा को अधिक पैमाने पर स्टोर किया जा सकता है बजाय अन्य उपकरणों के। विश्वसनीयता, इसमें जो किया गया कार्य है वो विश्वसनीय होता है। इसमें जैसा कि निर्देश दिया जाता है उसी के अनुसार ये कार्य करता है और फिर डेटा परिणाम हमको देता है, और ये परिणाम जो हमको मिलते हैं वह विश्वसनीय होते हैं। इसमें सार्वभौमिकता एक चीज आई है। सार्वभौमिकता का क्या मतलब? सार्वभौमिकता का मतलब है कि जैसा कार्य कंप्यूटर में किसी एक स्थान पर किया जा रहा है वैसा ही कार्य अगर दूसरी जगह वो कंप्यूटर रखा जाएगा तब भी वह वैसा ही कार्य करेगा। परिस्थिति बदलने के बाद भी वह कार्य उसी प्रकार करेगा, जबकि मैनुअल जो होता है कार्य परिस्थितियां बदलने पर, स्थिति बदलने पर उनके कार्य का जो एक रूपता रहती है वो परिवर्तित होती है। पर कंप्यूटर को एक स्थान पर रखा जाएगा तब भी वो ऐसे ही कार्य करेगा।
दूसरी जगह रखा जाएगा तब भी वो उसी प्रकार से कार्य करेगा। और एक जगह काम करने वाला कंप्यूटर भी वही कार्य करेगा जो दूसरे स्थान पर रखा जाने वाला या दूसरे देश में रखा कंप्यूटर करेगा। तो उसमें सार्वभौमिकता पाई जाती है। दोष कंप्यूटर का सिर्फ ये है कि कंप्यूटर ये अपने निर्णय से स्वयं से कार्य नहीं कर सकता, जैसा कि उपयोगकर्ता उसको निर्देश देगा ये अब उसी हिसाब से काम करके देता है। तो इसमें ये एक दोष होता है। कंप्यूटर का जो क्षेत्र है वह और दूसरा इसमें भावनाओं का भी अभाव होता है, इनमें फीलिंग्स वक्त जैसी चीजें नहीं होती। अब कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर हम विभिन्न क्षेत्र देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर ऑडियो वीडियो लर्निंग जो होती है वह पुस्तकालय में हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। शिक्षा और शोध और इसमें हम प्रयोग करते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में करते हैं, चिकित्सा में करते हैं। इसके बाद शोध और विकास में है, यातायात में आप देख सकते हैं, रेलवे है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, ये सभी कार्य, ऑनलाइन बुकिंग है, होटल्स हैं, ये सब चीज़ें हमारी, ई कॉमर्स है, ये सभी चीज़ें हमारी कंप्यूटर से अब होने लगी हैं। इसके अलावा भी मौसम और विज्ञान इत्यादि कार्य में क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत बहुतायत में प्रयोग होने लगा है। व्यावसायिक प्रबंधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है।